हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का पावर आईएएस के हमारे चैनल पे। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम इकोनॉमिक्स जो है वो उसको शुरू करने जा रहे हैं और उसमें चीज़ें जो है वो आगे करेंगे। पहला लेक्चर जो है वो इस चीज़ पे रहने वाला कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, 9th में क्या क्या चीज़ें हैं, पहली बार इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट बच्चों को लगती है, उसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो इस चीज़ को देखेंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सर जो क्लासेस होने वाली हैं वो किन किन चीज़ों के ऊपर होने वाली है, तो ये आप लोगों को क्लियर कर दूं। 9th क्लास की एनसीईआर हम लोग कवर करेंगे, 10th क्लास हम लोग कवर करेंगे, और +1 +2 की जो दो एनसीईआरटीज है, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको भी कवर किया जाएगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, कि जो आप लेक्चर देने वाले हो कि एनसीईआरटीज के कितने समय में आप कवर करोगे। तो जनवरी के लास्ट तक का हमारा अंदाजा है कि तब तक हम ऑलमोस्ट सारे लेक्चर कवर कर देंगे। उसके बाद जो है हम इकोनॉमिक्स में जो एडवांस चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी इस इन बुक्स में कवर नहीं की गई हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग रेफर करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो ड्यूरेशन के बारे में कन्फ्यूजन थी, ये सब लोग को कोई क्लियर हो गया होगा। चलिए जानते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कि 9th क्लास में जो पहला लेक्चर है वो किसके ऊपर है, विलेज ऑफ पालमपुर के ऊपर है। किसके ऊपर है? विलेज ऑफ पालमपुर के ऊपर है। अब एक चीज, इन चीजों को समझने के लिए एक चीज समझिए, जो ये बुक्स लिखी जाती हैं ये किसी कॉम्प्लेक्स इशू को इजी बनाने के लिए लिखी जाती हैं। तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज है उसको इजीली बताएंगे एक विलेज की कहानी से। कहानी क्या थी? विलेज ऑफ पालमपुर है, उसमें इतने लोग रहते हैं, ये सब नहीं मैं आपको बताने वाला। इकोनॉमिक्स में जो जरूरी चीजें हैं, इकोनॉमिक्स में जो जरूरी चीजें हैं उन चीजों को मैं लिखूंगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इस लेक्चर में मेजरली हम लोग क्या चीजें सीखेंगे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो लेक्चर 1 है विलेज ऑफ पालमपुर वाला, तो 5 चीजें हैं जिनको आपको इस लेक्चर में सीखना है पहले लेसन के। पहली चीज ये है कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद प्रोडक्शन क्या होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, इन चीज़ों को जानना आप लोगों ने। और उसके बाद ये देखेंगे इन जो 4 फैक्टर्स हैं, तो 5th नंबर पे, तो उनके बारे में डिस्कशन जो है वो आगे लेके चले जाएंगे। क्लियर ऑन दिस। सबसे पहले ये जानते हैं कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो क्या होती है। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमी में मेजरली जो है वो सिग्निफिकेंट चीज क्या होती है, आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। या फिर आप इकोनॉमी में क्या बना रहे हो, चीजें बना रहे हो, और या फिर क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी चीज को। क्लियर ऑन दिस। अगर आप किसी को गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेचते हो और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि उसमें क्या आ गया, मनी का कॉन्सेप्ट आ गया। आपने उस चीज को सेल किया, बदले में आपने पैसे लिए, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी को जो है वो किस में रखा जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखा जाएगा। क्लियर ऑन दिस। अब क्वेश्चन आएगा कि सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्या होगी, इस केस में वो चीजें जिनके बदले में आपको पैसा नहीं मिलता, वो चीजें जिनके बदले में पैसा नहीं मिलता, तो उनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रखा गया। एग्जाम्पल जैसे मान लो आप अपने घर पे खाना बनाओ, तो अब आप उस खाना बनाने के पैसे तो नहीं ले रहे। अगर आप नहीं ले रहे और उसके आप नॉर्मली सर्विस देने के लिए जाते हैं बाहर, तो वो जहां पैसे लिए जा रहे हैं वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पे नहीं लिए जा रहे उसको क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक। अब इस चीज को और इजीली समझाने के लिए जो है हमें क्या जानना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। एक एक करके समझते हैं क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें नेचर से कोई चीज ली जा रही है, उसको प्रोड्यूस करके सेल किया जा रहा है। नेचर से कोई चीज ली और उसको आगे सेल किया, तो इसको जो है वो प्राइमरी का नाम दे देंगे। क्लियर ऑन दिस। इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल होगी एग्रीकल्चर, इसकी एग्जांपल होगी माइनिंग। ठीक है, तो इन चीजों में डायरेक्टली नेचर से कोई चीज एक्सट्रैक्ट की और उस चीज को आगे सेल किया गया, उस चीज के पैसे लिए गए,
तो इसको जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में हम लोगों ने रख दिया। क्लियर ऑन दिस। सेकेंडरी में क्या होगा, जो चीजें प्राइमरी ने एज अ रॉ मटेरियल बना के किसी को दी हैं, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में क्या क्या पैकेजिंग लगेगी, कैसे कैसे उसको और ज्यादा अच्छा इंप्रूव करके हम लोग सेल कर सकते हैं, तो उसको जो है वो किस में रखा जाता है, सेकेंडरी में। और इसकी एग्जांपल क्या होती है, जितनी भी तरीके की इंडस्ट्रीज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सभी की सभी जो है वो किस में आती हैं, वो सब सेकेंडरी उसमें सेक्टर में आती है। अब उन इंडस्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे होंगे, इसी की वजह से जो है वो बन पाया, नहीं तो नहीं बन पाता। तो वो जो लेबर्स वहां काम कर रही है, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये किस में आता है, ये टर्शरी सेक्टर में आता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और ये क्या होता है। लेकिन यूपीएससी ने इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है, यूपीएससी पीवाईक्यू में अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या चीजों को लिया जाता है, 4 ऑप्शन उन लोगों ने दे दिए थे, एग्रीकल्चर, माइनिंग, स्टॉक्स और शेयर्स। अब आप एक चीज देखिए, क्या स्टॉक्स और शेयर्स जो है वो डायरेक्टली नेचर से लिए जाते हैं, नहीं, इसका आंसर है। तो उसी वजह से इसका आंसर क्या हो गया, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। तो एग्रीकल्चर एंड माइनिंग उसका सही आंसर था। तो आपको ये समझ आया, कई बार यूपीएससी जो है इन चीजों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फ्यूचर कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस किन चीजों को हम लोग काउंट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। एग्जाम्पल, एक स्टेट पीसीएस था जो रिसेंटली हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, आपको बस माइंड इतना लगाना था कौन से ऑप्शन में जो है वो मनी नहीं मिलती उनको बदले में, और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो है वो नॉन इकोनॉमिक में आ जाती है। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये वेरी बेसिक चीज थी जो आप लोगों को लेक्चर शुरू होने से पहले जो है वो आ जानी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ विलेज क्या है, विलेज ऑफ पालमपुर है, स्मॉल सा विलेज है, उसमें डाइवर्स नेचर के लोग रहते हैं। ये सब नॉर्मल बातें जो है वो उन्होंने लेक्चर में डिस्कस की हैं, पहले पेजेस में डिस्कस की हैं। कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं वहां पे, बेसिकली क्रॉप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक खारिफ और एक राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप कौन सी होती है, खारिफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जो मॉनसून सीजन में अधिकतर जो है वो उगाई जाती है। एग्जाम्पल राइस, राइस जो है वो किस में आएगा, राइस जो है वो खारिफ क्रॉप में आएगा। और राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, राबी क्रॉप्स वो होती हैं जो विंटर सीजन में यानी कि दिसंबर नवंबर के आसपास लगाई जाती हैं, और जिनकी हार्वेस्टिंग जो है वो कब की जाएगी, वो मार्च जब गर्मियां आने वाली होती हैं तब करते हैं। क्लियर ऑन दिस। खैरिफ वो क्रॉप्स जो मॉनसून सीजन में लगाई जा रही हैं जब बारिशें होती हैं, और राबी क्रॉप्स जो अधिकतर सर्दियों के मौसम में। इसको ज्यादा डिटेल में जाने के लिए हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स को आप लोग रेफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये जानते हैं कि सर प्रोडक्शन क्या होती है। प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, मेजर एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। पहली चीज, आपने कोई भी चीज जो है वो प्रोड्यूस की है, हम कब बोल देते हैं। पहले आपको प्रोडक्शन को समझने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझना होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो चीजें जिनकी हेल्प से हम कोई अदर चीज बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, पहली चीज जो हम यूज करेंगे वो क्या होगी, जमीन। उसके बाद क्या होगा, लेबर। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल कैपिटल। और लास्ट में क्या होगा, वो पर्सन जिसका वो माइंड था और जिसने सोच के वो चीज की। अब एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवाता हूं जिससे और क्लियर होगा। प्रोडक्शन समझ आ गया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कोई भी चीज प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है उनमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होता है, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जमीन। दूसरा लेबर। मान लो आप लोगों ने शूज की फैक्ट्री लगानी है, शूज बनाने की कुछ लगाना आपने। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को चाहिए होगी वो ये होगी कि आपको सबसे पहले जमीन खरीदनी होगी। जमीन आप लोगों ने खरीद ली, अब लेबर को बुलाओगे, लेबर वहां पे काम करेगी। अब क्या होगा, आप क्या लगाओगे, आप पैसा लगाओगे उस पर, लेबर को वेजेस दोगे, जो जमीन आपने दी है उसका आप लोग क्या दोगे, रेंट पे करोगे, जितने भी एग्रीमेंट पे आपने ली है वो जमीन।
और उसके बाद क्या होगा, आप मशीनरी लगाओगे, उसमें भी पैसा लगेगा और आप उसको री इन्वेस्ट करते रहोगे। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या होगी, कैपिटल यानी कि पैसा। और लास्ट वन क्या है, वो पर्सन जिसका वो आइडिया था और जिसने जो है ये पूरा सेटअप किया और प्रोडक्शन करने की एक्टिविटी जो है वो शुरू की। उम्मीद करते हैं कि ये चारों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब एक एक करके बाकी सभी चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हमने सेक्टर्स कितने देखे थे, हमने 3 सेक्टर्स देखे थे, लेकिन अभी फिलहाल 2 लिखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसमें भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसमें भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब एक चीज देखिए, सरकार जो है वो इंक्रीज करना चाहती है प्रोडक्शन को, क्योंकि जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो लोगों के पास पैसा आता है और मनी का जो फ्लो है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है जो इसमें हम देखने वाले हैं, वो और अच्छा होता चला जाता है। एग्जाम्पल, मैं सरकार की कोई स्कीम का नाम लेता हूं और आपको क्या करना होगा, इसको इसमें लगाना होगा कि सर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यहां पे आती है, अगर इससे ये होगा तो उससे वो भी होगा। एग्जाम्पल में सबसे पहले जो स्कीम है उसका नाम है एमएसएमई, यानी कि माइक्रो स्मॉल जो बिजनेसमैन हैं उनको मान लो लोन दिया जा रहा है किसी स्कीम के तहत। अब उनको जो लोन दिया जा रहा है वो किस में आएगा, वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर सरकार ओपन करती है, स्किल को डेवलप करने के लिए जगह जगह जो है वो सेंटर्स बनाए जाते हैं। उसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है, यानी कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात चल रही है, लेबर को। अगर लेबर स्किल्ड होगी तो इसके चलते सेकेंडरी सेक्टर जो है वो और ज्यादा ग्रो करेगा। अगर लेबर का जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा तो इसका जो इफेक्ट है वो ओवरऑल सेकेंडरी सेक्टर पे एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो उसके साथ ही क्या चीज कनेक्टेड है, प्राइमरी सेक्टर, तो उसके साथ ही प्राइमरी सेक्टर भी इंक्रीज करेगा। अब पूछोगे कैसे, कि सर अगर इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, अगर हम मशीन ज्यादा बना रहे हैं तो इसके चलते वो जो मशीन्स है उसमें कुछ एग्रीकल्चर की मशीन्स भी होंगी, उसको भी हम लोग जो है वो दे सकते हैं उनको, जिससे वो और अच्छा इनहेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज करेगा तो ये रॉ मटेरियल उसको बनाने के लिए कहां से खरीद रहे हैं, ये रॉ मटेरियल तो प्राइमरी सेक्टर से ही खरीद रहे हैं। तो इन इफेक्ट उसकी जो डिपेंडेंसी है सेकेंडरी सेक्टर की किस पे, प्राइमरी पे, तो इसमें भी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। और इसी मॉडल को बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है बैलेंस्ड और एक है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड के केस में क्या होगा, हम एक सेक्टर में जो है वो लगाएंगे पैसा और वो सेक्टर जो है बाकी सेक्टर्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। जिस भी देश में डेवलपिंग नेशंस होता है, जैसे मान लो कोई डेवलपिंग नेशन है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, अब वो नेशन जो है वो क्या करता है, वो किसी एक सेक्टर को ग्रो करने में फोकस करता है, वो सेक्टर फिर ग्रो करता है और उसके साथ जो बाकी सेक्टर्स कनेक्टेड होते हैं वो भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट है जो बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ का इकोनॉमिक्स में बोला जाता है। क्लियर ऑन दिस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लियर है आपको, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी क्लियर है आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल और ये। अब कैपिटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेबर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हायर और फैमिली लेबर। हायर लेबर क्या है, जिसको आपने स्पेशली अपॉइंट किया है कि मेरे यहां आओ और काम करो। लेकिन फैमिली लेबर में क्या होता है, आपको वहां पे पैसे नहीं देने पड़ते, आपकी फैमिली जो है वो उसमें इंगेज हो जाती है। और एक चीज और है हम लोगों ने देखी, क्या, लैंड। अब विलेज ऑफ पालमपुर जो लेसन है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जमीन के बारे में समझाया गया। अब 2 प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी एरिया की जमीन को फेस करने को मिलती है, वो प्रॉब्लम्स क्या है उनको देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो किसी भी एरिया में आपको किसी भी एरिया में देखती है वो ये है कि जैसे मान लो ये है जमीन किसकी, पालमपुर की, और इतनी जमीन पे ये है पॉपुलेशन। अब इतनी पॉपुलेशन जो है वो इतनी सी जमीन पे क्या है, डिपेंडेंट है, निर्भर करती है इतनी सी पॉपुलेशन पे। ठीक है,
जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी, क्या जमीन उस लेवल से इंक्रीज कर रही है? नहीं, जमीन तो जो है वो उतनी रहती है। अब मान लो पॉपुलेशन पहले इतनी हुआ करती थी, लेकिन राइट नाउ पॉपुलेशन जो है वो इतनी होगी। अब इसके चलते क्या होगा? इसके चलते पहले स्मॉल नंबर ऑफ लोगों की डिपेंडेंसी थी उस जमीन पे, अब ज्यादा लोगों की डिपेंडेंसी है उस जमीन पे। क्लियर ऑन दिस? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? और ये पहली प्रॉब्लम है जो वहां पे पालमपुर में समझाई गई है। अब इसके चलते होगा क्या? अगर जमीन पे डिपेंडेंसी ज्यादा है तो जमीन के ऊपर प्रेशर आएगा। अब इन्होंने इसका सोल्यूशन भी दिया है। इन्होंने सोल्यूशन क्या दिया, इसको डिस्कस करते हैं। मान लो एक 100 गज का जमीन है, इसमें जो प्रोडक्शन हो रही है वो 10 केजी की हो रही है। अब जमीन तो इंक्रीज करने से रही, अगर आप इस 10 केजी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो, फिर जो है वो जो लैंड में प्रॉब्लम डिस्कस की है हम लोगों ने, इसका सोल्यूशन निकल सकता है। और इसका सोल्यूशन क्या है कि टेक्निकल एडवांसमेंट कर दी जाए। और ये सेम चीज जो है वो इंडिया में भी देखी गई थी। इंडिया में 1960s में जो है वो फूड क्राइसिस आ गए थे, और इसके चलते उस समय भारत के पास इतना प्रोडक्शन नहीं थी कि वो अपने लोगों को खिला पाए। और इसी चीज के चलते हमने बाहर के देशों से मदद मांगी, उसमें यूएस जो है वो आगे आया। लेकिन यूएस ने हमें जिस कंडीशंस पे चीजें दी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। ग्लोबल सिनेरियो में ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज नहीं थी जो नया देश आजाद हुआ अभी। और इंडिया में ये बोला जा रहा है कि अधिकतर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर में इनका इतना भी एग्रीकल्चर नहीं है कि ये अपने खुद के लोगों को ही दे पाए। इसी चीज के चलते लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे उन्होंने जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का फैसला लिया, जिसमें क्या किया गया था, मैक्सिको से HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स जो है वो मंगवाए गए, फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और ये किया गया कि वो इसको यूजफुल में लेके आए। इसमें केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स दिए गए, फार्मर्स को इजीली लोन दिया गया, और फार्मर ने अगर कोई भी मशीन लेनी है तो उसमें भी उनकी हेल्प जो है वो की जाती थी। अब इस चीज के चलते क्या हुआ, इस चीज के चलते इंडिया में प्रोडक्शन इंक्रीज करनी शुरू कर दी। अब आप एक काम करो, आप एग्रीकल्चर की एनसीईआरटी ओपन करो 10th क्लास की ज्योग्राफी की, उसमें एग्रीकल्चर करके लेसन है और उसमें ना क्रॉप्स बताई गई हैं। अब उसमें जो क्रॉप्स बताई गई हैं वो शुरू कैसे होती हैं, राइस, ठीक है, शुगर केन, इन सब चीजों का नाम लिया गया है। अगर आप पहली पहली लाइन देखोगे उन पैराग्राफ की, तो उसमें इंडिया का रैंक होगा 1, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। तो अब ये रैंक इंडिया का कैसे है या क्यों है? इसी वजह से है, ये जो रेवोल्यूशनरी स्टेप लेके आए थे, इसी को ही जो है वो क्या बोला जाता है, पहला फेज बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो 1960-70s में आया था। और इसके चलते जो देश पहले प्रोडक्शन में डेफिसिट में हुआ करता था, अब वो किस में आ गया, अब वो सरप्लस में आना शुरू हो गया। समझ आया आप लोगों को? क्लियर है ये? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन जो है वो कैसे कैसे इंक्रीज की, उसका जो वो था फायदा था वो यूनिफॉर्म नहीं था, वो नॉन यूनिफॉर्म था। प्रोडक्शन का फायदा जो है वो इन स्टेट्स को ज्यादा मिला और इन स्टेट्स को कम मिला। इसमें ये स्टेट्स जो है वो पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजें अच्छी नहीं थी, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाई चीजें, और फार्मर जो है वो इतने अमीर नहीं थे कि वो इन चीजों का फायदा ले पाए। इंडिया में जब भी कोई पॉलिसी रिलीज की जाती है तो उसको यूनिफॉर्म लेवल पे जो लगाना सही नहीं है, उसको नॉन यूनिफॉर्म लेवल पे लगाना चाहिए, और ये देखना चाहिए किस स्टेट की क्या आवश्यकता है और उसके हिसाब से पॉलिसी को मॉडिफाई करके वहां पे लगाना चाहिए। क्लियर ऑन दिस? पहली प्रॉब्लम समझ आई ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या थी। दूसरी प्रॉब्लम जो ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते आई, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। एग्जाम्पल जो है वो किस स्टेट की है, पंजाब स्टेट की है। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम क्या है, यहां पे इन इलाकों में बठिंडा नाम की जगह पे और इसके आसपास के इलाकों में भी ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव जो है वो देखा गया। यहाँ पे केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा यूज किया गया, और धीरे धीरे इन चीजों ने क्या करना शुरू कर दिया, पानी में जाके मिलना शुरू कर दिया। अब आगे चल के ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक वाला पानी जब हम पीते थे तो उसके चलते क्या होता है कि आपके अंदर जो कैंसर सेल्स हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, इतने ज्यादा कि पंजाब में इसको कैंसर कैपिटल ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है।
क्यों बोला गया ये? क्योंकि वहां पे केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज किए गए थे। अब इसके पास ही एक स्टेट है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है गंगानगर, और यहां से एक स्पेशली एक क्या चलाई गई, एक ट्रेन चलाई गई जो यहां से लोगों को यहां लेके जाती है। अब आप पूछेंगे कि सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंसर का इलाज होता है। उस एक्सप्रेस का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रख दिया गया। इस चीज के बारे में काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बीबीसी के द्वारा भी अवेलेबल हैं, जिनको आप लोग देख सकते हैं। और इसके जब साइंटिस्ट ने इसकी रूट्स पता की तो उनको ये समझ में आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को इन एरियाज में यूज किया गया था। उसके बीच में जो केमिकल था उसने पानी के बीच में और क्रॉप्स के बीच में जाना शुरू कर दिया। अब वो जब ह्यूमंस कंज्यूम करते थे, उन चीजों ने उनके अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और कैंसर सेल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। और भी काफी चीजें हैं जो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आने लग गए। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई, क्या वो सस्टेनेबल थी? तो इसका आंसर है नहीं। शॉर्ट टर्म में तो हमें फायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें कोई फायदा नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म में नुकसान हो गया। हमने एक तरफ से जमीन के ऊपर जो पॉपुलेशन का क्राइसिस था, जो प्रेशर था, उसको तो सॉल्व कर लिया, लेकिन हम इस चीज को सॉल्व करना भूल गए कि जो लॉन्ग टर्म में हेल्थ इश्यूज आएंगे। अब इसके चलते हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी, इसके चलते एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी, अदर सेक्टर्स में भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज जो डिस्कस की गई है जमीन के बारे में प्रॉब्लम, और वो क्या है? अब एक चीज देखिए, आपने सिंपल सी एक चीज देखी होगी कि विलेज पालमपुर के एग्जाम्पल देके इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को कैसे समझाया। इन्होंने ये बोला कि विलेज पालमपुर में तो जमीन तो इतनी सी है और लोग इतने ज्यादा और पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। अब उन लोगों का प्रेशर उस जमीन पे आ रहा है। अब इस चीज के चलते उस जमीन में हमें क्या करना होगा? हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को इंप्लीमेंट करना होगा ताकि उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाए। तो इन्होंने पहला प्रॉब्लम भी बताई और इन्होंने सोल्यूशन भी बताया। अब अगली प्रॉब्लम क्या है? अगली प्रॉब्लम ये है विलेज पालमपुर में कि जमीन जो है वो अधिकतर रिच लोगों के हाथ में ही है। 2 या 3% लोग ऐसे हैं जिनमें पूरे विलेज की ज्यादा जमीन जो है वो उनके नाम पे है। अब इसके चलते क्या होगा? इसके चलते एक सिंपल सी चीज होगी कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जमीन नाम का फैक्टर ही वो कंट्रोल कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी उनके हाथ में है। और क्या इससे अदर लोगों को फायदा मिल पाएगा? नहीं। ये सेम प्रॉब्लम इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में, उस समय इंडिया को भी फेस करने को मिल रही थी। इंडिया में 2 प्रॉब्लम्स थी। जमींदारी सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई फार्मर अपने जमीन की जो उसका टैक्स बनता है वो नहीं पे कर पाया तो वो सारी की सारी जमीन जो है वो जमींदार के नाम पे हो जाती थी। इस चीज के चलते जमीनें जो है वो अनइक्वली डिवाइड होनी शुरू हो गई। और जिस समय अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो उस समय जमीनों का जो डिवाइड था वो बहुत ज्यादा था। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और किसी के पास बहुत कम जमीन थी। अब ये प्रॉब्लम सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली थी उनको। दूसरी चीज ये थी कि जमीनें बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड थी। मैं यहाँ पे हूँ, मेरी कुछ जमीन घर के पास है, कुछ जमीन मेरी नदी के उस पार है, कुछ जमीन जो है वो किसी और के घर के पास है। तो यानी कि फ्रेगमेंटेड थी लैंड होल्डिंग्स बहुत ज्यादा। अब इनको भी सॉल्व करना था, तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए सरकार जो है वो क्या लेके आई? लैंड रिफॉर्म्स। क्या लेके आई? लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें लैंड सीलिंग लगाई गई। यानी कि अगर आप मान लो एक किसान हैं या फिर आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके नाम पे 500 गज की जमीन है, सरकार ने एक कैप लगा दी 300 गज की, और एक्स्ट्रा जो 200 गज आपके पास बचा वो किसी पुअर व्यक्ति को मिल जाएगा और वो उसको यूज कर सकता है। और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स में भी ये किया कि आपकी वो जमीन किसी और को दे दी और आपको एक ही जगह पे उतनी ही जमीन दे दी ताकि आप अच्छे से फार्मिंग जो है वो कर पाए। तो ये स्टेप्स जो है वो सरकार ने लिए थे और इनको समझाने के लिए हमें एनसीईआरटी में पालमपुर नाम का विलेज जो है वो यूज किया गया। तो उम्मीद करते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें आपको जो ये था, ये इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई और उनके क्या सोल्यूशन भारत के कंटेक्स्ट में निकाले गए, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेबर में हायर और फैमिली लेबर मैंने आपको बता दिया। कैपिटल जो है ये भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है जो इन्वेस्टमेंट करने वाली कैपिटल है। एग्जाम्पल, वर्किंग कैपिटल क्या है? मान लो मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, बच्चे आए चाहे ना आए, लेकिन मुझे जो है वो बिजली बिल पे करना होगा, मुझे जो है वो इस एरिया का रेंट पे करना होगा, मुझे जो है लेबर जो रखी है जो इन चीज़ों को मेंटेन करती है उसकी सैलरीज पे करनी होंगी।
तो ये चीज इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि आप कितना सेल कर रहे हो, आपको पे करनी ही होंगी। तो ये जो है वो वर्किंग कैपिटल में आता है। और इन्वेस्टमेंट कैपिटल में ये होता है, मान लो आप बहुत ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हो और आपने बहुत ज्यादा सेल किया, जैसे जैसे आप सेल करते जाओगे आप और ज्यादा पैसा री इन्वेस्ट करते हो और अपनी कंपनी को और ज्यादा बिग बनाते जाते हो। तो ये समझ आ गया। इन तीनों चीजों को जो है वो इस लेसन में डिस्कस किया गया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। ये पीपीटी जो है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएगी और वहां पे इन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन में इन आंसर्स को आंसर कोशिश कीजिए आंसर करने की, क्योंकि मेंस में ये चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। एनसीईआरटी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था। एक लेक्चर आने वाले समय में मेरा बहुत ही जल्दी इस चीज पे आने वाला है कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2 साल में, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। पिछले 2 साल में लेसन का नाम लूंगा और ये बोलूंगा कि इतने नंबर पेज पे इस चीज का आंसर लिखा था, एग्जाम्पल भी लिखी थी जिसको आप लोग यूज कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, उस पालमपुर विलेज में जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी की जाती है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज यानी कि हमने जो सीखा था कि एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। फार्मिंग के बारे में तो हमने देख लिया कि खरीफ क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, जमीन की ये प्रॉब्लम्स है, ये सब है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या की जाती हैं, वो कौन सी हैं? डायरी फार्मिंग हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो कि किसमें आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है जो कि किसमें आता है? टर्शरी सेक्टर में आता है। नॉन फार्मिंग में पशुपालन, ये सब चीजें जो है वो आ जाती हैं। क्लियर ऑन दिस? ये लेक्चर क्लियर है आपको? नेक्स्ट, हाउस होल्ड ऑफ द विलेज। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले लोग। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है जो इस विलेज पालमपुर में हो रहा था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसको देखते हैं। ये मान लो एक हाउस होल्ड है और ये क्या है? एक फर्म। अब इसकी एग्जांपल विलेज पालमपुर के हिसाब से चेंज कर देते हैं और यहाँ पे जो है वो चेंज करके क्या लिख देते हैं? एग्रीकल्चर। या फिर जो व्यक्ति किसान है, एग्रीकल्चर कर रहा है, लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर कोई भी चीज वो उगा रहा है। अब हाउस होल्ड जो है वो नॉर्मल हाउस होल्ड है, वो इसके फार्म पे जाते हैं और अपना क्या देते हैं? लेबर, यानी कि इसको लेबर दे रहे हैं, बदले में ये उनको क्या कर रहा है? मनी दे रहा है। किसमें? वेजेस में, यानी कि इनको पैसा मिल रहा है। और ये उसी पैसे को इस किसान ने जो चीजें बनाई है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देते हैं, उन चीजों को खरीद भी लेते हैं। अगर इसको लार्ज स्केल पे सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर मैं सभी एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं इनको एक तरफ लिख दूं और सभी हाउस होल्ड जो है वो एक तरफ लिख लूं, ऑब्वियसली हाउस होल्ड का नंबर जो है वो एग्रीकल्चर वाले लोगों से ज्यादा होगा। अब जो भी फार्मर उगाएगा उन चीजों को हाउस होल्ड को ही सेल करेगा और इस चीज के चलते ये उनको लेबर दे रहे हैं और ये बदले में क्या ले रहे हैं? वेजेस ले रहे हैं। और ये सर्कल लगातार चलता जा रहा है और यही सर्कल है जो किस चीज में हेल्प करता है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सरकार कई बार क्या करती है, इस जो सर्कल है ये उसी लेवल पे मेंटेन रहेगा, कई बार इसमें पैसा इंजेक्ट करती है। इसमें पैसा इंजेक्ट करने का मेजर मकसद क्या होता है सरकार का? कि जो ये इकोनॉमी का साइकिल है ये और ज्यादा ऊपर जा पाए। मान लो जो है इनको 100 रुपए की लेबर दी, 100 रुपए इनके पास आ गया। अब इसने जो अमाउंट प्रोड्यूस की है वो 500 के आसपास की है और उन चीजों को इसने खरीद लिया। तो ये इसी सर्कल में चलता रहेगा। इसमें पैसा इंजेक्ट करने के लिए या फिर इसको एक नए इक्विलिब्रियम में, नए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पहुंचाने के लिए सरकार इसमें पैसा वो क्या करती है? इंजेक्ट करती है, जो कि सब्सिडीज के रूप में, लेबर बेनिफिट्स के रूप में दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये क्लियर हो गया। इनकम जनरेशन हो रही है इसमें, इसमें क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रही है और इसमें क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट हो रही है। जो किसान के पास पैसा आ रहा है उसमें से कुछ वो खर्च कर देगा, लेबर को पे कर देगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना कि 500 की चीजें उसने बेची लेकिन लेबर को कितना वेजेस दी? 100 रुपए। तो जो उसके पास 400 रुपए बचे हैं उसमें से कुछ सेव करेगा, कुछ उसमें क्या कर देगा? री इन्वेस्ट कर देगा।
तो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये आपको समझ आ गई होगी। आपको ये भी समझ आ गया कि गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल रहता है, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को वो और ज़्यादा इनहेंस करना चाहती है कि नया इक्विलिब्रियम हो पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट डिमांड के बारे में भी हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे वो चीज़ों को डिमांड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये विलेज पालमपुर वाला लेसन आपको कुछ चीज़ें सिखा पाया होगा, आपको समझ आया होगा कैसे कैसे इकोनॉमी में चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसके जो MCQs हैं वो आपको पावर IAS चैनल है जो किस पे, टेलीग्राम पे, इस पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जिसमें हमने इन्हीं क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से बनाए गए हैं, उनको सॉल्व करके देखिए और ये देखिए कि क्या वो सॉल्व हो रहे हैं। और एक चीज़ और जानिए, अगर आप कोई भी किताब को रीड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की या किसी भी सब्जेक्ट की, अगर आपने ये चेक करना है कि क्या वो किताब फायदेमंद है या नहीं है एग्जाम के लिए, तो आप सिंपल सा कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के निकाल लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मेंस के निकाल लीजिए। मान लो आज आपने लेसन जो है वो किया कोई और, मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट किया या कोई भी ऐसा लेक्चर किया XYZ, अब उसी लेक्चर के हिसाब से PYQ देखिए क्या पूछे गए हैं, फिर ये देखिए क्या वो किताब इतनी सक्षम थी कि वो आपको ये सिखा पाई कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर तो कर पा रहे हैं, आपका रिसोर्स अच्छा है, आप अच्छे रिसोर्स से स्टडी कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रही तो अपना रिसोर्स चेंज करो। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, पिछले लेक्चर में लेसन में डिस्कस किया, उसमें ये था कि विलेज ऑफ पालमपुर है, उसमें ये एक्टिविटीज हो रही है। अब आपको ये समझ आया होगा कि सर इस विलेज पालमपुर से हमें एक चीज जानने को मिली कि रिसोर्स जो है वो बहुत जरूरी होता है। ज्योग्राफी ने हमें जो जमीन दी है, रिसोर्स दिया कोई भी XYZ, अब वो रिसोर्स मेन है जिसको हम यूज करके आगे पैसा बना सकते हैं। लेकिन अब आपको एक चीज और देखनी होगी, वो क्या, कि हमेशा रिसोर्स जो है वो जरूरी नहीं होता। कई देश ऐसे भी हैं जिनके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, स्टिल वो डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि जापान। कई देश ऐसे भी हैं जिनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, फिर भी दुनिया के कुछ गरीब देशों में उनका नाम आता है। जैसे अफ्रीका में बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो पुअर की जो जनसंख्या है जिसमें बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी भी होती है, वो थ्योरी ये होती है रिसोर्स कर्स थ्योरी। आपके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, कई बार ये भी होता है कि वो एरिया ही सबसे ज़्यादा पुअर होते हैं। अगर आप पॉवर्टी के केस में देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन पॉवर्टी एस्टिमेशंस में उनका नंबर अच्छा आता है, यानी कि वो पुअर लोग वहाँ पे ज़्यादा है। अफ्रीका में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज है वो तो, लेकिन वहाँ पे जो है पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग पुअर है। जापान के केस में जहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है, वो जो है वो अच्छा परफॉर्म करें। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? अगर हम दो चीज़ें देखें, दो इवेंट्स हुए हैं मेजरली, एक हुआ वर्ल्ड वॉर 2 और एक हुआ इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में। दोनों में ज़्यादा कोई लंबा फर्क नहीं है, दोनों में 1 या 2 साल का फर्क है, लेकिन यानी कि दोनों ने अपनी शुरुआत जो है वो उसी समय की है। और एक चाइनीज रेवोल्यूशन को भी देख लें, चाइना भी उसी समय के आसपास जो है वो बना। तीनों देशों ने अपनी रेस जो है वो बराबर समय में शुरू की है, लेकिन जापान जो है वो इस रेस में आगे है, चाइना जो है वो भी आगे है। इंडिया जो है वो पीछे क्यों रह गया? क्योंकि इंडिया ने मेजर फोकस अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे किया था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट टर्म में हमें फिक्स करना होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का भी सोचना होता है, यानी कि अपने रिसोर्स यानी कि अपने ह्यूमंस को भी हमें डेवलप करना होगा, अपने लेबर को भी स्किल्ड बनाना होगा, अपने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को भी अच्छा करना होगा। अगर हम ऐसा अच्छा करते हैं तो उस चीज के चलते क्या होता है, ह्यूमन या फिर उस देश के लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना, उसको प्रॉपरली यूज कैसे करना, ये पता कर पाए। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करके देखिए, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जापान ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कमीशन बनाया गया जिसका मेजर मकसद जो है वो यही था कि वो बाकी देशों को स्टडी करे कि हम हार क्यों गए और अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। उस कमीशन ने बोला कारण इसका ये था कि वेस्टर्न नेशन क्यों जीत गए, क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत काम किया था। जापान ने सेम चीज की। अब
इमेजिन आपको क्या करना है, आपको ये इमेजिन करना कि अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छे डेवलप हो रखे हैं जापान के, अगर इंडिया जितने या फिर अफ्रीका जितने रिसोर्स होते तो हो सकता है जापानीज इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी से भी आगे होती। ये तो उनके पास रिसोर्सेज कम है, तब भी वो इतना डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज में आ गए हैं। तो ये चीज सोचने वाली है। इसी चीज को हमारे इंडिया के एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन। क्या नाम है जिनका? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने 1997 के आसपास एक कॉन्सेप्ट दिया था, और वो कॉन्सेप्ट को मैं बहुत इजीली आप लोगों को समझाता हूं। मान लो मैं आपकी क्लास में आया। किस में आया? मैं आपकी क्लास में आया। क्लास में जैसे ही मैंने आया, मैंने पूछा कि आप लोगों में से सबसे होशियार बच्चा कौन है। आपने एक नाम दे दिया, मान लो XYZ कोई भी है, ए, मान लो ए कोई पर्सन है, जो आप लोगों ने बोला कि सर ये सबसे ज्यादा होशियार है। तो मैंने बोला कि आपने कैसे डिफाइन किया ये सबसे ज्यादा होशियार है? आपने बोला कि सर इसके नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगा कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसके नंबर अच्छे आए, मुझे कोई ऐसा पर्सन बताओ जिसके 70-80% आ जाए। वो सिंगिंग में भी हिस्सा ले रहा है, डांस में भी हिस्सा ले रहा है, और गेम्स में भी वो लगातार अपना योगदान जो है वो दे रहा है। अब कोई भी ऐसा पर्सन जो इन सब चीजों के चलते 70-80% जो मार्क्स स्कोर कर रहा है, उसको मैं होशियार गिनूंगा। ये एक्चुअल में सही चीज है उस चीज को नापने की। यहीं पे डिफरेंस आता है किसका? डेवलपमेंट का। जो मोस्ट ऑफ द नेशंस 1960s-70s के आसपास जिस रेस में लगे हुए थे वो थी ग्रोथ, जो इन टर्म्स ऑफ नंबर ही देखी जाती थी। नंबर में आपकी जीडीपी कितना परफॉर्म कर रही है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो नहीं देखी जा रही थी। डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपके लोग कितने फ्री हैं, आप कितनी चीजें नहीं कर सकते हो अपने समाज में, ठीक है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, उन चीजों के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर आपने कितना काम किया। ठीक है, तो फर्क समझ आया ग्रोथ और डेवलपमेंट में? ये डिफरेंस है। 1997 में अमर्त्य सेन और एक और पर्सन थे जिनका नाम था महबूब उल हक। क्या नाम था? महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। दोनों ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम रखा गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स बेसिकली क्या करता था? ये आपकी पर कैपिटा इनकम देखता था कि भारत के लोगों की इनकम कितनी है, वहां पे एजुकेशन कैसी है, वहां पे हेल्थ कैसी है। अगर तीनों चीजों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आपको एक रैंकिंग दी जाएगी जिसके तहत आप ये पता कर सकते हैं कि हमारा नेशन जो है वो इस रेस में कितना आगे है। और इसका मेजर मकसद क्या था? कि लोग डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। किसकी डेवलपमेंट के ऊपर? ह्यूमन एज अ रिसोर्स, इस चीज की डेवलपमेंट के ऊपर। और अमर्त्य सेन ने जो थ्योरी दी थी उसका मेजर मकसद क्या था, या उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच, यानी कि किसी भी ह्यूमन को अगर ग्रो करना चाहते हो तो उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करना शुरू कर दो। ठीक है, इस लेसन में कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस रखा गया है। पहले तो ये लेसन जैसे ही शुरू होता है तो इसमें वो 3 एक्टिविटीज को बताते हैं जो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसमें मैंने आपको बता दिया था इसमें भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, इसमें भी चाहिए होते हैं। इन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि डेज एक्टिविटीज जो है वो इनकम जनरेट करती हैं, चाहे वो मार्केटिंग है चाहे वो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज है। अब पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया है इसमें वो क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, कैसे ये सभी एक्टिविटीज आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस का फायदा जो है वो तब होगा अगर आप इन चीजों को कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं। जो चीजें मैंने आपको करवाई हैं इन लेक्चर्स में, उन्हीं चीजों को ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाए। और ये भी है, ये इन क्वेश्चंस को मेंस के हिसाब से बनाया गया है ताकि मेंस की प्रेपरेशन भी जो है वो आपकी हो पाए। ठीक है, तो मेजरली हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन डेवलप क्यों है? क्योंकि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी काम किया, प्लस उन्होंने अपनी प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया, जिसमें उन्होंने शॉर्ट टर्म में तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखा लेकिन लॉन्ग टर्म में अदर चीजों के ऊपर भी फोकस किया। ठीक है, किन 2 चीजों के ऊपर फोकस किया गया है? एजुकेशन के ऊपर, और दूसरा जो है वो हेल्थ के ऊपर। इसी चीज के चलते ह्यूमन एज अ रिसोर्स निकल के आया। क्लियर ऑन दिस? उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मेजर प्रॉब्लम जो इंडिया में देखने को मिलती है, अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है और मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो है वो नहीं आ रही, तो उसके चलते क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सामने आएगी।
अनएम्प्लॉयमेंट को जो इस लेसन में समझाया गया वो दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को समझाया गया। लास्ट लेसन हमने जो डिस्कस किया था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इस लेसन से कनेक्टेड होगी, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर होगी। अनएम्प्लॉयमेंट को वैसे तो काफी टाइप्स होती हैं, लेकिन इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? डिस्गाइज्ड और सीजनल। पहले डिस्गाइज्ड को समझते हैं। किसको समझते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। मान लो एक मशीनरी है, उसको ए से बी पे शिफ्ट करना है। ए कोई लोकेशन का नाम है, मान लो लखनऊ, और बी कौन सी लोकेशन है? बनारस, वाराणसी। अब इस मशीन को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए जो नंबर ऑफ लोग चाहिए वो है 10। लेकिन कंपनी ने क्या किया, इस चीज को इसमें 15 लोग लगा रखे हैं जो इस मशीनरी को इस जगह से वहां तक लेके जाते हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा 5 लोग काम कर रहे हैं जिनका कोई यूज नहीं है, वही काम जो है वो 10 लोग भी कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं, इन जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं इनको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इनको कई बुक्स में छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो आपको होप सो क्लियर हो गया होगा कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट, सीजनल। अब आप लोग घूमने के लिए हिमाचल में गए होंगे, कहीं जम्मू गए होंगे, उत्तराखंड भी आप लोग गए होंगे, तो उसमें कुछ चीजें देखिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो सीजन होता है उसी में काम करते हैं, बाकी पूरा साल जो है वो कोई नहीं करते। जैसे कि 6 महीने के लिए मान लो सीजन है, तो किसी ने अपना टूरिस्ट का कोई काम शुरू कर लिया, बाकी 6 महीने वो फ्री बैठेगा, उसको भी पता टूरिस्ट नहीं आने वाले, तो इस चीज के चलते वो अपने टूरिस्ट की जो चीजें वो कर रहा है वो भी बंद कर देगा। अगर आप ऑफ सीजन किसी जगह पे जाते हो, वहां पे नंबर ऑफ अकोमोडेशंस आपको कम मिलते हैं, वहां पे नंबर ऑफ ऑप्शंस जो टूरिस्ट के फायदे में होते हैं वो आपको कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फॉलो कर रहे हैं। वो सीजन के केस में क्या होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, और जिसके चलते सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आने लगती है और एम्प्लॉयमेंट में घटावट जो है वो देखने को मिलती है हमें। उम्मीद करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कुछ कि मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपके हिसाब से क्या होता है, डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है और डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या होता है। इन चीज़ों को आपने आंसर करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आगे इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। ठीक है, ओवरऑल ये बोला जा सकता है कि पीपल एज अ रिसोर्स जो है वो तभी अच्छे से काम कर सकते हैं यदि उनको एजुकेशन और हेल्थ अच्छी मुहैया करवाई जाए। तो ये लेसन में बेसिकली यही डिस्कस किया गया है। इस लेसन में मेजरली हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हमने पहले तो ये सीखा कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स कैसे कामयाब है। अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, वो किया था HDI का। फिर हमने ये भी सीखा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। उसके बाद ये देखा अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स की होती है, डिस्गाइज्ड और सीजनल। ये एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्टिव को दिमाग में रखते हुए बनाया गया। ठीक है, अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में, जिसमें फिक्शनल है, स्ट्रक्चरल है, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। नेक्स्ट लेसन जो है वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर है, यानी कि फूड सिक्योरिटी क्या है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी में कौन सी 3 चीज़ें आती हैं। फूड सिक्योरिटी क्या होता है कि मेजरली आपको खाना जो है वो मिल जाए, और इसमें 3 चीज़ें होती हैं जो मेजर है, जिनको क्या बोला जाता है, 3A। पहली चीज़ क्या है, अवेलेबिलिटी, वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, असेसिबिलिटी, आपकी पहुंच में हो, और अफोर्डेबिलिटी, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप उस चीज़ को अफोर्ड कर पाओ। देखिए पहली जो चीज़ है वो क्या है, अवेलेबिलिटी। ये किस पे निर्भर करती है, ये करती है एग्रीकल्चर पे। आपके पास आपके देश में अवेलेबिलिटी है उस चीज़ की, या आप इतना प्रोड्यूस कर पा रहे हो कि अपने देश की जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको आप लोग दे पाओ। अब वो जो पॉपुलेशन है क्या उसके लिए इजीली एक्सेसिबल है, जो आपने खाना वाना बनाया, ये सब जो आपने प्रोड्यूस किया अपने देश के अंदर। और तीसरी चीज, अगर वो इजीली एक्सेसिबल है तो क्या उनके पास इतनी सफिशिएंट इनकम है कि वो उस इनकम को यूज करके जो है उसको खरीद पाए और अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए। तो फूड सिक्योरिटी बेसिकली इन 3 चीजों से डील करती है। इंडिया के केस में जो
प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये है कि इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई कैसे। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, एक सेक्टर है फार्मर और दूसरा सेक्टर कौन सा है, यानी कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, दूसरा जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें क्या है, इंडस्ट्रीज जब है। अब दोनों के केस में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कैसे लिंक्ड है, ये जो है ये इनकम प्रोड्यूस करेगा जिसके चलते अफोर्डेबिलिटी आएगी, असेसिबिलिटी आएगी क्योंकि रोड्स कंस्ट्रक्शन ये सब चीजें होंगी, और अवेलेबिलिटी कौन मुहैया करवाता है, वो करवाता है एग्रीकल्चर। और इन दोनों चीजों को जो कनेक्ट करता है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन तीनों डॉट्स को इकट्ठा कर देती है और जिसके चलते आपको चीजें जो है वो मिल पाती हैं। अब एक चीज को समझिए, वो ये है कि एक फार्मर जब कभी भी किसी क्रॉप को उगाता है तो उस क्रॉप को उगाते समय उसकी कुछ कॉस्टिंग होती है। मान लो 100 रुपए, 100 रुपए क्या, 100 रुपए लगते हैं किसी क्रॉप को उगाने के लिए मान लो। अब 100 रुपए लगा के वो क्रॉप की कितनी वैल्यू वो प्रोड्यूस कर लेता है, मान लो वो कर लेता है 10 केजी। अब 100 रुपए उसकी कॉस्ट है, 10 केजी वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर वो मार्केट में इसको बेचने जाता है और उसको ये चीज मिलती है 50 रुपए की, तो क्या उसको लॉस है या फायदा है, उसको लॉस है 50 रुपए का, क्योंकि 100 रुपए उसको लगा बनाने में लगा, 50 रुपए की वो चीज बिक रही है, 50 रुपए का फर्क हुआ। तो फिर वो फार्मिंग करेगा क्यों, तो वो तो फार्मिंग लीव करनी देनी चाहिए उसको, लेकिन स्टिल फार्मर फार्मिंग करता है। क्यों, क्योंकि सरकार उसको फायदा देती है जिसको बोला जाता है एमएसपी। एमएसपी क्या होता है, एमएसपी एक ऐसा प्राइस है जो सरकार के द्वारा किसी फार्मर को दिया जाएगा, जो कैसे पता किया जाता है, उसने जितनी प्रोडक्शन में कॉस्ट आई है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसी नंबर से, मान लो मल्टीप्लाई 2, उसका डबल कर दो, इतना पैसा तो फार्मर को मिलना ही चाहिए। यानी कि आप पूछेंगे कि सर मार्केट में अगर हम खरीदने जाएंगे तो ये सरकार निर्धारित करेगी हम कितने चीज में पैसा लेंगे, नहीं। सरकार क्या करती है, ये बोलती है एक फार्मर को अगर कोई भी व्यक्ति आपकी फसल नहीं खरीद पाया तो सरकार उसको खरीद लेगी, और वो कितने पैसे में खरीदेगी, 200 रुपए में खरीदेगी। अब इस एमएसपी के चक्कर में किसान क्या करता है, अपनी फसल प्राइवेट प्लेयर्स के पास बेचता है। अगर उसको सही दाम नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन उसके पास कौन सा बचा रहता है, सरकार का, कि वो सरकार को बेच देगा। अब इस चीज के चलते एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व होगी। किस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है फूड सिक्योरिटी में, डेफिनेशन में देखा था ना, अवेलेबिलिटी की, हमें वो चीज अवेलेबल हुई। क्लियर ऑन दिस, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम को सरकार ने ऐसे हैंडल किया क्योंकि फूड सिक्योरिटी है, जरूरी है देश के लिए। अब अगली चीज देखो, सरकार के पास बहुत ज्यादा क्या आ गए, स्टॉक्स आ गए। किस चीज के, जो उसने किसान से खरीदा है। अब इन स्टॉक्स का करना क्या है, लोगों को देना है, बेचना है, नहीं। सरकार क्या करेगी, एक लाइन डिस्कस करेगी, उसके नीचे वाली फैमिलीज जो है उनको नाम दे दिया जाएगा, क्या नाम दे दिया जाएगा, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन फैमिलीज के क्या बनाए जाएंगे, राशन कार्ड, और फिर एक दुकान ओपन की जाएगी, और उस दुकान का नाम और इस सिस्टम का नाम क्या होगा, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स। अब ये जो एक्स्ट्रा स्टॉक किसानों से इकट्ठा किया है एमएसपी के लेवल पे, ताकि अवेलेबिलिटी हो पाए, इसको जो है वो कहां पे दिया जाएगा, पीडीएस शॉप्स में दिया जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल लोग जो है वो आके उस चीज को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ताकि उनके पास क्या हो, पहली चीज उनको कम दाम में बेचा जाएगा, 5 रुपए किलो, 4 रुपए, 3 रुपए किलो। इस चीज के चलते क्या हुआ, अवेलेबिलिटी आई, अवेलेबिलिटी नहीं, सॉरी, अवेलेबिलिटी तो किसान के पास आई है, अफोर्डेबिलिटी आई, आप उसको चीज को अफोर्ड कर पा रहे हो। दूसरी चीज क्या आई, एक्सेसिबिलिटी आई, कि लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ा, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप है, आप वहीं पे जाओ, वहां पे आपको चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं, इजीली एक्सेसिबल है और कम दाम पे है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी भी है। और इस चीज के चलते पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एमएसपी के बीच में ये रिलेशन है, और ऐसे सरकार जो है वो इस चीज को, फूड सिक्योरिटी को क्या करती है, डील करती है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, 3 चीजें हैं, अवेलेबल, असेसेबल और अफोर्डेबल।
तीनों चीज़ों को मैंने एक ग्राफ के फॉर्म में या एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोगों को समझा दिया कि कैसे सरकार इन चीज़ों को देखती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इनको आंसर कीजिए, जो कि आपको मैंने बता दिया कहाँ पे मिल जाएंगे इन क्वेश्चंस को। तो अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करने को मिलते हैं इनको भी डिस्कस करते हैं। सरकार लोगों को फूड सिक्योरिटी मुहैया करवाती है तो उनमें चैलेंजेस भी होंगे। पहली चीज क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा है, किसी एरिया में कम है। तो सरकार के लिए सबसे मेजर चैलेंज ये होता है कि उन एरियाज में जहां पे वो नहीं है और जिनकी ज्योग्राफी भी मुश्किल है, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है, उन एरियाज में वो पहुंचाना। तो ये पहला चैलेंज है। नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। इंडिया में पॉवर्टी भी ज्यादा है और हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। अब इस चीज के चलते क्या होगा, बीपीएल वाले लोग ज्यादा होंगे। अगर ज्यादा लोग हैं तो सरकार को किसानों से ज्यादा लेना होगा, उनको सस्ते में देना होगा। अब सरकार के पास दो चीजें हैं, एक है पैसा जो देके किसान से हमने चीजें ली, एक है लोगों से पैसा लेके जो हमने उनको देनी है। किसान से तो हम महंगे में खरीद रहे हैं और लोगों को हम सस्ते में दे रहे हैं, तो लॉस किसको होता है, सरकार को होता है। जिसके चलते सरकार जो है वो किस में आती है, डेप्ट में आ जाती है, लोन्स के नीचे आ जाती है। और इस चीज के चलते उनको लेने के लिए या लोन्स को रीपे करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, लोगों के ऊपर क्या लगाना पड़ता है, टैक्स लगाना पड़ता है। और इस चीज के चलते सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स और आती हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ परचेजिंग पावर अमंग द पुअर। कई एरियाज में परचेजिंग पावर इतनी भी नहीं होती कि जो सस्ते दाम पे चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं कि उनको वो खरीद पाए। इनएफिशिएंसी इन पीडीएस एंड लीकेज एंड करप्शन। मैंने या कई लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कुछ फैमिलीज हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो राशन शॉप से राशन ले रहे हैं, बल्कि कार में आके ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्या दर्शाती है कि सिस्टम में इनइफेक्टिवनेस है, प्रॉपरली क्रॉस चेक नहीं किया गया चीजों को, सिस्टम में करप्शन है और इस चीज के चलते प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। पानी का जो वाटर है वो लगातार डिप्लीट होता चला जा रहा है और उसका तो सोल्यूशन भी कोई नहीं है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट ये है वे फॉरवर्ड्स क्या होने चाहिए इसके। वे फॉरवर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, या आप चैलेंजेस को ही जो है वो क्रॉस चेक कीजिए। चैलेंजेस के केस में क्या होगा, जो इनइफेक्टिव है उसको इफेक्टिव कर दो। कैसे इफेक्टिव करो, स्ट्रेंथ करो पीडीएस सिस्टम को, उसमें रिफॉर्म्स लेके आओ, टेक्निकल एडवांसमेंट करो, बार बार क्रॉस चेक करो। अगर फैमिली का एक राशन कार्ड बन गया, उनको 2 साल 3 साल बाद उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन करो, रैंडमली क्रॉस वेरिफिकेशन करो, ताकि ये पता लग सके कि कुछ लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं, वो अभी भी उनका फायदा तो नहीं ले रहे। दूसरा ये है एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज करो रेन फेड एरियाज में। नेक्स्ट आ गया डाइवर्स क्रॉप्स को और ज्यादा बढ़ाओ, यानी कि और ज्यादा क्रॉप्स जो है अगर हम उगाएंगे तो लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन आएंगे। प्रोवाइड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पुअर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो देनी चाहिए। ठीक है, एमएसपी क्या होता है मैंने डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ कि एक गारंटीड प्राइस है जो किसी किसान को दिया जाएगा ताकि उसको लॉस ना हो, ताकि अवेलेबिलिटी हो पाए चीजों की। नेक्स्ट हमने ये भी डिस्कस कर लिया था पीडीएस सिस्टम क्या होता है, कैसे इन दोनों का क्या रिलेशन है आपस में, ये भी डिस्कस जो है वो हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस में मैंने यही डिस्कस किया था कि हम किसानों से महंगे दाम पे ले रहे हैं लेकिन उनको सस्ते दाम पे लोगों को दे रहे हैं, तो सरकार के पास जो है वो लॉसेज होते हैं, लोन्स आ जाते हैं और उसको रीपे करने के लिए सरकार टैक्सेस लगाती है जिसके ऊपर लोगों के ऊपर बर्डन आता है और इस तरीके से भी इकोनॉमी जो है वो हैम्पर करती है। उम्मीद करते हैं ये लेसन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 3 लेसन देखे, तीनों में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। एक भी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला लेसन कौन सा है, पॉवर्टी के ऊपर है। और सबसे पहले पॉवर्टी होती क्या है, गरीब क्या होते हैं, मुझे ये बताइए। ठीक है, पॉवर्टी जो है वो एक्चुअल में एक स्टेट है जहां पे इंडिविजुअल्स जो है नॉर्मल बेसिक चीजें, जैसे कि 3 चीजें बोला जाता है कि बेसिक नीड्स में आती हैं। पहली चीज आती है हाउस, दूसरी आती है फूड और तीसरी चीज आती है जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, क्लोथ्स। अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, यानी कि हाउस,
क्लोथ्स और फूड, इन तीन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो वो क्या बोलेंगे हम लोग कि वो क्या है, पुअर है, तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है। क्लियर ऑन दिस? पॉवर्टी जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं 9th क्लास के हिसाब से, एक है एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। कौन कौन सी पॉवर्टी है? एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक है रिलेटिव पॉवर्टी। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति एब्सोल्यूटली पुअर है, उसके पास ना तो कोई जमीन है, ना अपना कोई घर है रहने के लिए, और ना ही इतने पैसे हैं कि वो कोई अच्छा खाना अफोर्ड कर पाए, वो दिन में मुश्किल से एक समय का खाना ही खा पाता है, तो वो क्या है, एब्सोल्युटली पुअर है। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी के केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या होगा कि दो लोगों के कंपैरिजन में पॉवर्टी को डिस्कस किया जाएगा। जैसे अफ्रीका में कोई देश है, मान लो सोमालिया, उसके साथ ही दूसरा देश है, मान लो लिबिया। अब दोनों देशों में पॉवर्टी है, अच्छा लेवल है, लेकिन अगर रिलेटिवली देख ले तो लिबिया जो है वो हो सकता है ज्यादा रिच हो, लेकिन सोमालिया उसके केस में ज्यादा पुअर है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिवली पुअर। यानी है तो दोनों पुअर, लेकिन उन केस में अगर हम दो चीजों के कंपैरिजन के बेसिस पे देखें तो वो रिलेटिव पुअर होता है। एब्सोल्यूट पुअर जो है वो क्या होगा, सिंपली बेसिक चीज को देखा जाएगा। एग्जाम्पल आपको मैं सिंपल सी ये दे सकता हूं। मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है करण, दूसरा जो है वो अर्जुन है। करण के जो है वो 100 में से 10 नंबर आए हैं, अर्जुन के जो है वो आए हैं 5। अब रिलेटिव अगर दोनों का कंपैरिजन करके देखूं तो वो क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी। अगर एब्सोल्युटली अर्जुन के नंबर देखूं जो कि सिर्फ 5 नंबर आए हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो क्या है, एब्सोल्यूट पुअर। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंडिया में पॉवर्टी को डिफाइन कैसे करें, ये सबसे मेजर चैलेंज है। वर्ल्ड ने तो पॉवर्टी की अलग अलग डेफिनेशन लगा रखी है। जैसे यूएसए में जो पॉवर्टी का लेवल होगा वो जरूरी नहीं है कि इंडिया में भी वही लेवल हो। इंडिया में हो सकता है कुछ और लेवल हो पॉवर्टी का, या फिर किसी और देश में, सोमालिया, अफ्रीका, किसी और देश में कुछ और लेवल हो, पाकिस्तान में अलग हो, इंडिया में अलग हो। तो इसी वजह से भारत में जो है वो अलग अलग कमेटीज जो है वो सेटअप की गई डिफरेंट समय में, और उनका मेजर मकसद जो था वो ये था, ये चीज को एस्टिमेशन करना कि पॉवर्टी एक्चुअल में है क्या और कितनी है। तो पहली जो कमेटी सेटअप की गई थी वो सन 1971 में की गई थी, और उसका नाम था रथ कमेटी, जिसने कैलोरी इनटेक और इनकम के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया था। आपको ये चीज को कभी याद नहीं रखना कि कितना बोला था, इतना बोला था। एवरेजली याद रखो कि 2000 था, 20 था, 30 था, जो भी था, लेकिन एब्सोल्युटली मत याद रखो। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये नहीं है मैंने बनाया कि मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ जो यूपीएससी ने पहले सालों में क्वेश्चन पूछे हैं। यूपीएससी इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता कि बताओ एग्जैक्ट फिगर क्या है, वो बेसिकली थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। जैसे एग्जांपल, अलग कमेटी है, 1971 में पहली कमेटी बनाई गई, 1979 में दूसरी बनाई गई, जिसका नाम था अलग कमेटी। इसने क्या किया, इसने ये बोला कि अर्बन और रूरल एरिया में पॉवर्टी लाइन का एक ही मार्जिन नहीं है, अलग अलग है। अर्बन एरिया में अलग पॉवर्टी का एस्टिमेशन निकाल लो और रूरल एरिया में अलग निकाल लो, फिर उनके हिसाब से पॉलिसीज को डिजाइन करो। यानी कि अलग कमेटी ने क्या काम किया, दोनों चीजों को अलग कर दिया, अर्बन एरिया और रूरल एरिया को, और अलग करके बोला कि इनकी पॉवर्टी एस्टिमेशन करो। तो ये समझ आया? इसमें आपको इस चीज को याद रखना होगा। एक कमेटी और थी जिसका नाम था लकड़वाला कमेटी। इसने जो है वो कैलोरी इनटेक को ही मेजर बनाया, और इन्होंने ये बोला था बेसिकली कि स्टेट स्पेसिफिक रहो। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे अलग अलग एस्टिमेशंस निकालो पॉवर्टी के जो आ रहे हैं। तो क्लियर है इनका थीम क्या था। उसके बाद कमेटी थी 2007-8 के आसपास बनाई गई थी, जिसका नाम था तेंदुलकर कमेटी, और इन्होंने बोला था कि कैलोरी इनटेक को तो लो ही लो, प्लस ये भी है, आप ये भी देखो लोगों का कंजम्पशन कैसे हो रहा है, और वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसके ऊपर, हमने दूसरे लेसन में देखा हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा लगा रहे हैं, इस बेसिस पे भी डिफाइन करो कि कोई व्यक्ति पुअर है या नहीं है। रंगराजन कमेटी 2012-13 में इसी चीज को आगे लेके चलती है, और लोगों को और सरकार को यही अपील करती है कि जो तेंदुलकर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है उसको और ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में लेके जाओ। यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग पे आपने कितना पैसा लगाया, इन सब चीजों को देखो। तो इस तरीके से पॉवर्टी के बारे में कुछ चीजें हो रही हैं।
उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। पहला लेक्चर विलेज ऑफ पालमपुर था जिसमें हमने चीज़ों को देखा, फिर रिसोर्स, ह्यूमन एज ए रिसोर्स था, और फिर लास्ट लेसन फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी के ऊपर था। इन केस कुछ भी नहीं समझ आया या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।